को खत्म करने दो आज तुम। ठीक है, चलो। आप ऑर्डर नंबर 20 आपको हमेशा के लिए समझना है। वेरी वेरी, जितने वेरी लगा सकते हो ना उतना इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर 21 का बेसलाइन है, ऑर्डर 37 का बेसलाइन है। कोई भी सूट, कोई भी दावा, तो कोई भी केस, इसका बेसलाइन है ऑर्डर नंबर 20, जिसको हम लोग सेक्शन नंबर 33 के साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, जजमेंट क्या होता है, डिक्री क्या होती है, समझता ही नहीं है कि कौन सा जजमेंट कौन सा डिक्री, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो सेक्शन नंबर 33 के साथ में आप लिख दो ऑर्डर नंबर 20, ऑर्डर नंबर 20 के साथ लिख दो सेक्शन नंबर 33, हमेशा के लिए दोनों क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन नंबर 33 सीपीसी क्या बोलता है, जजमेंट एंड डिक्री। द कोर्ट आफ्टर द केस हैज बीन हर्ड, यानी कि पूरा केस सुनने के बाद जज क्या करता है, जजमेंट को प्रोनाउंस करता है। कहां पे करता है, ओपन कोर्ट में करता है। और उसके बाद क्या करता है, डिक्री करता है, डिक्री। और डिक्री क्या होती है, जजमेंट की बहन ही होती है। ठीक है, सेम सेम सेम, जजमेंट और डिक्री दोनों आपस में भाई भाई बोलो, बहन बहन बोलो, तुम्हारी मर्जी, होता सेम ही है। लेकिन डिग्री की एग्जीक्यूशन के वजह से कंफ्यूजन होता है। लेकिन आप समझ गए कि जजमेंट कब होती है, जब पे पूरे केस की सुनवाई हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, जज क्या करता है, जजमेंट को पूरे कोर्ट के सामने प्रोनाउंस करता है, सुनाता है। कहां पे, ओपन कोर्ट में, यानी सब लोगों के सामने। उसके बाद क्या होता है, डिक्री होती है। मैंने क्या कहा, डिक्री और जजमेंट दोनों भाई भाई है। बहन समझो, भाई जो तुम्हारी मर्जी। ऑर्डर नंबर 20 जो, ये 20 रूल नंबर 1 से लेके 5 तक डील करता है जजमेंट। और उसके बाद में 6 से लेकर जो 19 तक रूल्स हैं वो डिक्री के बारे में बताते हैं। लिख लोगे, हमेशा याद रहेगा कि ऑर्डर 20 रूल नंबर 1 से 5 आपको जजमेंट के बारे में बताएंगे, 6 से 19 आपको डिक्री के बारे में बताएंगे। देखो दोनों आपको इधर ही मालूम पड़ गया कि जजमेंट हमको कौन से रूल्स पढ़ने हैं, सिर्फ 5 रूल्स पढ़ने हैं। 6 से 19 क्या पढ़ने हैं, डिक्री पढ़नी है। ठीक है, प्री का क्वेश्चन भी दिमाग में याद आएगा कि अरे क्या था। ठीक है, अब रूल नंबर 1 क्या बोलता है, जजमेंट व्हेन प्रोनाउंस, यानी कि कब प्रोनाउंस होगी, जब कोर्ट जो है वो पूरा केस को सुनेगा, पूरा केस। उसके बाद में क्या करेगा, ओपन कोर्ट में जजमेंट को प्रोनाउंस करेगा। एक ही बार हो सकता है या जैसे भी उसे ठीक लगता है, एज सून एज प्रैक्टिकेबल, जैसे उसे सही लगता है। फिर क्या होगा, जब जजमेंट को प्रोनाउंस होगा ऑन सम फ्यूचर डे। अभी क्या होता है, कभी कभी जज लोगों के पास बहुत सारा काम होता है, कभी कभी हम भी बिजी होते हैं, टाइम नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, जजमेंट को फ्यूचर डेट के लिए अगली डेट बढ़ा देते हैं। जैसे आप बोलते हो ना, जो जज आपको क्या करता है, अगली डेट बढ़ा के देता है। तो कोर्ट क्या करेगा, फिक्स करेगा, इस चीज का नोटिस भेजेगा, किसको, पार्टीज को भी और प्लीडर को भी। यानी कि जो कोर्ट में उस सूट में पार्टीज है उनको भी और उनके वकील को भी बोला जाएगा कि भाई आज हमारे पास टाइम नहीं है, हमने इस फ्यूचर डेट के लिए आपकी जो जजमेंट है उसको मुलतवी कर दिया गया है, अब उस दिन पे ही आपकी जजमेंट होगी। 2 लाइन क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड क्या बोलता है, जहां पर जजमेंट प्रोनाउंस नहीं की जाती एक ही बार में, तो कोर्ट क्या करेगी, प्रोनाउंस करेगी विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ हियरिंग। 30 दिन का टाइम दिया जाता है कि 30 दिन के अंदर जो भी सुनवाई हो गई है अब उसकी जजमेंट दी जाए। खाली ये बुक्स में लिखा रहता है झूठे झूठे झूठे, ये खाली बुक की भाषा है। ठीक है, वैसा ऐसा कुछ भी नहीं होता। जहां पर, मैं इसलिए बोल रही हूं आपको याद रहेगा, जहां पर ऐसा प्रैक्टिकेबल पॉसिबल नहीं है कि एक्सेप्शनल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है, तो कोर्ट क्या करेगी, फ्यूचर डे के लिए प्रोनाउंस करने के लिए रखेगी। और वो 60 दिन से ज्यादा का टाइम नहीं होगा। उस हियरिंग के बाद उन प्लीडर को और उसके पार्टीज को नोटिस दिया जाएगा कि 60 दिन में आपकी जजमेंट सुनाई जाएगी। ठीक है, जहां पर रिटन जजमेंट इज टू बी प्रमोट। रिटन जजमेंट का मतलब क्या होता है आपको पता है, लिखावटी जजमेंट को अगर उसको प्रोनाउंस करना है तो कोर्ट क्या करेगी, फाइंडिंग्स देती है। मैं आपको बोलती हूँ, जैसे हम जजमेंट राइटिंग सीखने की कोशिश करते हैं ना, तो आपको 2 से 3 चीजें मालूम होनी चाहिए। क्या, हर इशू पे क्वेश्चन रहता है, जो जज रहता है उस पे जवाब देता है, और उसके बाद में वो फाइनल ऑर्डर बन जाता है। वो रीड आउट करता है यानी पढ़ के सुनाता है,
कहां पर? पूरी की पूरी जजमेंट। देखो, जज पहले जजमेंट करने से पहले ना पूरी जजमेंट खुद पढ़ लेता है, क्योंकि गलतियां उसको, आपको पता है ना, एक बार जज ने जज की साइन कर ली तो वो अपना ऑर्डर खुद भी नहीं बदल सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। तो इन चीजों के लिए वो क्या करता है, पूरी जजमेंट को रीड आउट करता है, पढ़ता है। पढ़ने के बाद जो उसे जरूरी रखता है उस पे वो कटाकुटी भी कर सकता है, जब तक प्रिंट आउट नहीं निकला है। ठीक है, वो ऐसी सारी चीजें होती है। तो जजमेंट जब प्रोनाउंस की जाती है, ओपन कोर्ट में डिक्टेशन भी देते हैं। काफी सारे जजेस है ना, टैलेंटेड होते हैं, होशियार होते हैं, उनको बहुत कुछ मालूम रहता है। उनके पास राइटर होता है जो उनके बाजू में बैठता है। आपने हाईकोर्ट को तो देखा ही होगा, ऑर्डर डिक्टेट करते हैं बाजू वाले को, फटाफट टाइप हो जाता है, साइन करते हैं और बात ही खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर जजमेंट अगर डिक्टेशन देकर ओपन कोर्ट में दी जाती है तो उस जजमेंट को प्रोनाउंस किया जाता है। अगर कोई करेक्शन है तो वहां का वहां खत्म करके जज उसके बाद में उसके ऊपर डेट लिखता है और क्या करता है, प्रोनाउंस करके उस जजमेंट को खत्म कर देता है। ठीक है, यहां पर हमारा इंपॉर्टेंट बात है 30 डेज, 60 डेज, रिटर्न जजमेंट, डिक्टेशन, ओपन कोर्ट। ओपन कोर्ट में क्या करेगा, जजमेंट सुनाएगा और उसके बाद में डेट लिखेगा उस जजमेंट के ऊपर, अगर करेक्शन है तो वहीं कर देगा, और डेट लिखने के बाद उसको प्रोनाउंस करके उसके ऊपर साइन कर देगा। खत्म। मैम एक बार खत्म। प्रोवाइजो समझा दीजिए। प्रोवाइडेड दैट वेयर द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड बाय डिक्टेशन, जहां पर जजमेंट को प्रोनाउंस किया गया है। अभी देखो मैं आपको नहीं डिक्टेशन मैम, देंगी ये वाला नहीं, ये पहला तो, पहला प्रोवाइजो जो है। अच्छा पहला ऊपर वाला प्रोवाइड, ओके सॉरी बेटा। प्रोवाइडेड वेयर द जजमेंट इज नॉट प्रोनाउंस एट वंस, यानी कि ऐसी जजमेंट, कभी कभी जजेस क्या होते हैं ना, आधी डिक्टेशन देते हैं, आधा 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 हो जाता है उनका। ठीक है, एक ही बारी में जजमेंट नहीं दे पा रहा है, यानी कि उसकी आधी ही टाइपिंग हुई है। हाँ, मैं आपको बोल रही हूँ उस्मा लिखो तो, मैडम आधा ही हुआ है, तो आधा जजमेंट तो नहीं दे सकता है ना, उसको पूरा ही जजमेंट देना पड़ा। तो एवरी एंडेवर शैल बी मेड बाय द कोर्ट टू प्रोनाउंस, यानी कि हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए जजमेंट प्रोनाउंस करने की विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ विच हियरिंग ऑफ द केस वाज कंक्लूडेड, यानी कि 30 डेज के अंदर ही, जैसे मैंने आपकी पूरी केस की सुनवाई सुनी, ठीक है, आज डेट कौन सी है, 25 मार्च। 25 मार्च को मैंने आपका पूरा हियरिंग सुन लिया। अब आपको 25 मार्च के बाद में 30 दिन के टाइम के अंदर मुझे क्या करना है, आपको जजमेंट प्रोनाउंस करनी है। ठीक है, या तो फिर 60 दिन का टाइम दिया गया है, तो यहाँ पे 30 दिन का आपको थोड़ा सा एक टाइम मिल गया, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, ब्रीफिंग टाइम जिसको बोलते हैं, सांस ले लीजिए, 30 दिन पड़े हैं आपके पास। ठीक है, क्लियर बच्चा प्रोविशो, क्लियर? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2, पावर टू प्रोनाउंस जजमेंट रिटन बाय जज प्रेडिसेसर। अभी जजेस प्रेडिसेसर क्या होते हैं, जो जज, अभी देखो, इट इज मैंडेटरी फॉर द सक्सीडिंग जज टू प्रोनाउंस द जजमेंट रिटन बाय द प्रेडिसेसर इन ऑफिस, यानी कि यस, आप, ये मैंडेटरी उनको है, चेंज नहीं कर सकता। उसको चेंज नहीं कर सकता। यानी कि अगर पिछला वाला जज अगर कोई जजमेंट देके गया है तो नया आके ये नहीं बोल सकता, यार मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आ रही, मेरे को तो ये जजमेंट नहीं पसंद आया, तो ये नहीं कर सकता है, ही कैन नॉट चेंज। वो कुछ नहीं कर सकता, जो सामने वाला करके गया उसको ही वो ओबे करेगा, उसको ही वो मान के चलेगा और उसमें कोई बदलाव नहीं करेगा। ठीक है, रूल नंबर 3 होता है जैसे मैम जजमेंट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किया है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तो कर सकता है चेंज में। तो उसके लिए ऐसा नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट जज करेगा क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके? पार्टी को अगर लगता है तो वो अपील में जाएंगे, रिवीजन में बात, जाएंगे, अपील में जाएंगे। वो तो पार्टी का मर्जी है ना, जिसने केस किया है उसका मर्जी है, कोर्ट थोड़ी जाएगा। जज क्या करेगा, क्या, मैं एक जज हूँ, ठीक है, मैं निकल रही दूसरे स्टेट में, मेरे पीछे उस्मा आई है, तो उस्मा ये बोलेगी क्या, क्या रत्नानी मैडम को मालूम नहीं है क्या ये केस ऐसे कैसे जजमेंट दिया है, इतना भी नहीं आता है क्या उसको, ऐसे बोलेगी नहीं मैम, समझो। लेकिन अगर वो तो चाहे उस्मा, तो वो ना एडवाइस ना ना कर ना ना, सकता है कि आप रिवीजन में जाओ। हाँ 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 हाँ, ठीक है, लेकिन आप एडवाइस कर सकते हो कि ठीक है रिवीजन में जाओ, लेकिन आप ये बोलोगे क्या कि मैं जाती हूँ, आप कोर्ट हो, आप जाओगी क्या नहीं सुप्रीम कोर्ट, हाई नो कोर्ट, मैम, नहीं मैम। मेरे जजमेंट के खिलाफ? ये तो नहीं। भाईचारे में ही झगड़ा हो गया, ये तो भाईचारा ही नहीं रहा हम लोगों का, ऐसा यस नहीं मैम। हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अब रूल नंबर 3, जजमेंट टू बी साइन। हमने सीआरपीसी में भी पढ़ रखा है कि जजमेंट
जो डेट और साइन किया जाता है ओपन कोर्ट में, जब वो प्रोनाउंस करता है, उसको बाद में अमेंड या अल्टर नहीं किया जा सकता। एक बार दे दी ना, तो जाओ रिव्यू करो ना, फिर तुमको चाहिए तो जाओ, तुमको देते हम रिव्यू करो, रिव्यू नहीं अपील में जाओ। लेकिन मैं मेरी जजमेंट जो दे चुकी हूं, मैं ना उसमें अमेंडमेंट कर सकती हूँ, यानी कि मैं बदल नहीं सकती, ना ही मैं उसको चेंज कर सकती हूँ। ऑल्टर तो मेरा हक ही नहीं है करने के लिए। अगर कोई क्लेरिकल या अर्थमेटिकल कोई मिस्टेक हुई है, जिसको हम सेक्शन नंबर 152 में पढ़ेंगे, 114 हम रिव्यू देखेंगे क्या होता है। ठीक है, मैंने रिव्यू भी पढ़ाया हुआ है आपको, जब मैंने ऑर्डर 2 लिया था तभी मैंने आपको रिव्यू की पूरी क्लैरिफिकेशन दे दी थी। तो विनोद कुमार सिंह वर्सेस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी AIR 1988 का केस है, जहां पर जजमेंट प्रोनाउंस की गई थी ओपन कोर्ट में, पर ना ही उसे साइन किया गया था। ऑल्टरेशन या मॉडिफिकेशन तो परमिशेबल ही नहीं है, एक्सेप्शनल केसेस में है। ऐसी जजमेंट को डिलीवर करना ओपन कोर्ट में, उसे फाइनल जजमेंट कहते हैं, उसे फाइनल जजमेंट कहते हैं। क्लियर? अब कंटेंट्स ऑफ द जजमेंट, हम जजमेंट में क्या क्या लिखा जाता है, कौन से पॉइंट्स को डाला जाता है, तो उसको हम रूल नंबर 4, जब कोई स्मॉल कॉजेस कोर्ट जिसकी तो कोई इज्जत ही नहीं होती, एक्चुअली स्मॉल कॉजेस कोर्ट को क्या वैल्यू है, जीरो वैल्यू है, जीरो। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को फिर भी वैल्यू मिलती है, स्मॉल कॉजेस को तो ये भी बोला जाता है कि प्रॉपर्टी के केस में आना मत बीच में, तेरा काम है छोटा मोटा केस देख के साइड हो जाना, तेरा काम नहीं है ये सब। तो जजमेंट अगर स्मॉल कॉजेस की कोर्ट की है, तो उसमें ज्यादा पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन नहीं होगा। कोई डिसीजन अगर सॉरी, द जजमेंट ऑफ द अदर कोर्ट्स, अगर किसी और कोर्ट की जजमेंट है, तो उसमें स्टेटमेंट होगी, उसमें पॉइंट्स होंगे, उसमें डिसीजन होगा, उसमें रीजन होगा, अगर कोई और कोर्ट देता है। लेकिन अगर स्मॉल कॉजेस कोर्ट देता है ना, तो नॉट कंटेन मोर देन, मतलब एक ही पॉइंट में उसको बताना है, एक ही डिसीजन देना है, ज्यादा बात मत करो, तुम्हें उतना ही पावर है, लिमिटेड पावर एडिशन जिसको बोलते हैं ना, ये उसको उतना ही पावर है, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ट्रेजॉन एंड कंपनी नागपा AIR 1953 का केस है, जिसमें डिसीजन हुआ था कि जो भी ग्राउंड्स थे आउटसाइड द प्लीडिंग ऑफ द पार्टीज, यानी कि उसको प्लीड ही नहीं किया गया था। देखो, अगर मैं बोलती हूँ ABCDEFGHI, JKLM बोलती ही नहीं, आप JKLM पे भी कुछ सुनाते हो, तो वो होगा क्या, उसके लिए आपको प्लेन को अमेंड करना पड़ेगा। अगर आपको उस काइंड ऑफ रिलीफ चाहिए, तो आपने क्या मांगी है, ABCDEFGHI, उसके बाद वाली अगर आपको कोई रिलीफ चाहिए, तो उसके लिए आप अमेंडमेंट करो प्लेंट में। आप वो थोड़ी बोल सकते हो कि आप हमको इसके ऊपर भी जजमेंट दे दो, कोर्ट बोलेगा अरे मेरा संबंध नहीं होता मैम, है। लेकिन पीछे रूल 2 में हमने पढ़ा था कि हम एक ही बार क्लेम कर सकते हैं, रूल नंबर 8 में। क्या क्या क्लेम जो करोगी हमें एक ही क्लेम बार? करना है वो एक ही बारी में करेंगे, बाद में क्लेम जो होगा वो अमेंड नहीं हो की सकता। बात की जा रही है, क्लेम की बात नहीं है यहाँ पर, मतलब आउटसाइड प्लीडिंग्स की बात की जा रही है, आप क्लेम की बात नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर। अगर आपको कुछ अमेंडमेंट तो अलाउड है क्या, नहीं है, एक बात बताओ, ऑर्डर 6 रूल 17 नहीं पढ़ा हमने? यस मैम, अमेंडमेंट तो अमेंड हो अलाउ सकती है। है ब्लीडिंग, ब्लीडिंग अमेंड हो सकती है, प्लीडिंग तो अमेंड हो सकती है ना। अगर ऐसी कोई बात है जो प्लीड करी जा सकती है, तो जजमेंट के बाद उसको प्लीड कर सकते हैं क्या हम लोग? जजमेंट के बाद अमेंडमेंट कर सकती हो क्या? नहीं कर सकती। जजमेंट से पहले अमेंडमेंट कर सकती हो क्या? हाँ कर सकती हो। कैसे? ऑर्डर 6 रूल रूल 17। ठीक है, प्लेन कमेंट कर सकती हो क्या? यस। यस प्लीडिंग को अमेंड कर सकती हो क्या? यस यस। कोई एप्लीकेशन को अमेंड कर सकती हो क्या? यस। यस। क्लियर बच्चा? चलो शिवानी, एनी प्रॉब्लम? है आपसे पूछा ही नहीं, आई एम सॉरी बेटा। नो मैम, नो मैम। रूल नंबर 5, कोर्ट टू स्टेट इट्स डिसीजन ऑन ईच इशू। जैसे हर एक चार्ज के ऊपर CRPC में कोर्ट चार्ज फ्रेम करते समय अपना डिसीजन देता है ना, हर चार्ज पे कि ये चार्ज फ्रेम किया है, इसका डिसीजन ये है। तो यहाँ पर इश्यू होता है, वहां चार्ज होता है, यहाँ इश्यू होता है, फर्क इतना ही है। तो जब कोई भी सूट में
इश्यूज को फ्रेम किया जाता है। कौन फ्रेम करता है? कोर्ट फ्रेम करती है। कोर्ट फ्रेम करने के बाद क्या कर सकती है? एडिशन भी कर सकती है, सब्ट्रैक्शन भी कर सकती है, अमेंडमेंट भी कर सकती है। बराबर। तो अगर कोई इशू जो कोर्ट फाइंडिंग लिखता है तो सेपरेट इशू भी लिख सकता है, अलग से कोई इशू लिख सकता है और उसके ऊपर अलग से फाइंडिंग दे सकता है कि भैया ये बात तो ऐसी है, ये तो कुछ भी बोल रहा है, दे सकता है। तो इसमें मेघराज वर्सेस रीलू का केस है, जिसमें एक कोर्ट की ड्यूटी है प्रोनाउंस करना और हर फाइंडिंग में उन इश्यूज पर जवाब देना जिस पर वो डिसीजन दे रहा है, उसके बाद में डिस्पोज ऑफ करना। अगर उसके पास क्वेश्चन ऑफ जुरिसडिक्शन इन्वॉल्व होता है तो उसको रिजेक्ट करना चाहिए। अगर तुम्हारी औकात ही नहीं है उसको सुनने के लिए तो तुम क्या कर सकते हो? जुरिसडिक्शन की पॉइंट आ जाती है, जहां पर हम अपनी औकात की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वीरेंद्र पाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2008 का केस है, जिसमें ऑर्डर 20 रूल 5 को ये बोला गया कि जजमेंट और डिक्री को जब प्रोनाउंस किया जाता है सिविल कोर्ट में तो वो सेम प्रिंसिपल रिट को भी लगता है। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिट पिटिशन को भी सेम लगता है, जो जजमेंट और डिक्री को लग रहा है ना यहाँ पर, सेम रिट पिटिशन को भी लगता है। ठीक है, समझ में आया? ये एक लॉ पॉइंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ये केस लॉ भी पूछी जाती है। ठीक है, रूल नंबर 5 ए पे आते हैं। कोर्ट टू इन्फॉर्म द पार्टीज वेयर एन अपील लाइज। अभी देखो, कभी कभी अभी जैसे फैमिली कोर्ट है तो सेक्शन नंबर 13 क्या बोलता है कि हमें वकील तो अपॉइंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इन पर्सन भी हम कर सकते हैं, है ना? फैमिली एक्ट करके अपना जो एक्ट है फैमिली कोर्ट एक्ट, उसके अकॉर्डिंग सेक्शन नंबर 13 में क्लियरली बोला गया कि अगर आपको इन पार्टी आना है आप आ सकते हैं। तो हमें नहीं पता कि अपील क्या करनी है, तो जहां पर बोथ द पार्टीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द प्लीडर्स, अगर दो पार्टीज है वो अपने वकील को लेके आए हैं, तो जब जजमेंट प्रोनाउंस होती है तो ऑफ कोर्स हम अपील में तो जाएंगे ही जाएंगे। हम, कोई खुश होगा कोई ना खुश होगा। जब बेटा पैदा होता है तो खुश होते हैं, बेटी पैदा होती है तो नाराज होते हैं। तो इन्फॉर्म किया जाएगा ना आपको कि बेटा या बेटी है, आप कहाँ पे जाके करोगे। तो यहाँ पर लॉ ऑफ लिमिटेशन भी अट्रैक्ट करती है कि आप सो रहे हो। लॉ ऑफ लिमिटेशन कहाँ पे? आपको अपील फाइल करने की मुद्दत है कि 30 दिन में करनी है, 60 दिन में करनी है, हर अपील डिपेंड करती है, जैसा केस होगा वो जजमेंट उस पे हिसाब लिखा से करना रहता पड़ता है। है। यस, तो जजमेंट पे लिखा रहता है, तो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, आप उस जाके अपील फाइल करते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 6, यहां से हमारा मेन चीज स्टार्ट होगा जो 6 to 19 खत्म होगा अब। ठीक है, कंटेंट्स ऑफ डिक्री, डिक्री में क्या क्या लिखा जाना चाहिए और डिक्री को किसे फॉलो करना चाहिए? जजमेंट को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बड़ी बहन है जजमेंट, छोटी बहन है डिक्री। ठीक है, तो अग्री विथ इट एंड बेयर, यानी कि उसको डिक्री को जजमेंट से अग्री ही करना पड़ेगा, मान्यता ही देनी पड़ेगी, क्योंकि जजमेंट है तो डिक्री है, वरना दोनों का वजूद कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, मैम जो बोलो बोलो डिक्री बोलो। ऑर्डर है बेसिकली, जैसे कि किसी का जजमेंट हुआ और उसमें आया कि उसकी प्रॉपर्टी फोरफिट कर ली जाए, तो ये हाँ डिक्री हाँ, पास हुई, तो वो डिक्री का फिर एग्जीक्यूशन होगा। यस, परफेक्ट बात है। ये डिक्री क्यों की जाती है पता है आपको? डिक्री, जब आप बोलो कि जजमेंट हो रही है तो डिक्री की जरूरत ही क्या है? जो बात जजमेंट में लिखी जाती है तो वो डिक्री करने की क्या जरूरत है? डिक्री का मतलब ये होता है कि सुनवाई खत्म, फिनिश, ओवर, आउट। और डिक्री की वजह से ही हम उस डिक्री को डिक्री फाइल करते हैं। अब मैं आपको एक केस बताती हूँ, ठीक है? मैंने एक केस किया उस्मा के ऊपर, जिसमें मैंने उस्मा को बोला, मतलब कोर्ट से कहा कि उस्मा मुझे 10 लाख रुपया देने के लिए बनती है। कोर्ट ने भी देखा, सारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए, केस चला, खत्म हुआ। अब देखा कि हाँ भाई 10 लाख रुपए तो देने बनती है। अब कोर्ट ने क्या दी? 10 लाख रुपए की जजमेंट दे दी। ठीक है, अब डिक्री में उसके साथ में मुझे डिक्री दे दी, तो मैं इसको क्या करूंगी? वो जजमेंट लेके थोड़ी घूम सकती हूँ मैं। डिक्री फाइल करके मैं 10 लाख रुपए वसूली करूंगी। ये डिक्री आपको वसूली के लिए होती है। अब समझा?
यस अब मुझे मैम, 10 वो लाख रुपए जजमेंट जो होता है ना, उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते। जजमेंट में जो डिग्री दी गई है, और अगर वो बंदा उस चीज को फॉलो नहीं कर रहा है, जैसे किसी का मेंटेनेंस वाला है और वो मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, तो हम डिग्री की कॉपी उसमें जमा करेंगे कोर्ट में और बोलेंगे कि ये एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा, फिर वो कोर्ट अपने आप एग्जीक्यूट करवाएगी। सुनो, मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, वेरी सिंपल एग्जांपल। अभी मैम तुम जस्ट लाइक डाइवोर्स की बात वसूली कर रही भाई। हो ना, चलो। हाँ, वसूली बाय, डिक्रीज वसूली बाय। एग्जाम्पल देती हूँ और सिंपल, वेरी वेरी इजी एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, अब मेरी शादी हुई एक लड़के के साथ में। ठीक है, अब मुझे उसके साथ रहना नहीं है, मेरे को डाइवोर्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मैंने बहुत कर लिया। मैंने क्या किया, एक एप्लीकेशन कोर्ट के सामने फाइल कर दी। ठीक है, मैंने समझो 125 की एप्लीकेशन लगा दी, क्योंकि मेरे को मेरे पति से मेंटेनेंस चाहिए। ठीक है, 125 एप्लीकेशन में मैंने सम्मन्स निकलवाया, सम्मन्स उसको मिला ही नहीं। ठीक है, कोर्ट ने क्या किया, एक्स पार्टी जजमेंट कर दी। ठीक है, एक्स पार्टी जजमेंट कर दी। अब मुझे कोर्ट ने ये कह दिया कि रत्नानी को 5 लाख रुपए का मेंटेनेंस दिया जाए। ठीक है, अब तो एक तो एक्स पार्टी है, वो तो कोर्ट आया ही नहीं, वो तो कोर्ट आया ही नहीं। अब मैं उसे पैसे कैसे वसूल करूं, वो 5 लाख रुपए का मुझे 5 रुपया भी नहीं देगा। तो अब जजमेंट भी हो गई, तो अब डिक्री की एग्जीक्यूशन करवाऊंगी मैं। ठीक है, उस डिक्री को लेकर मैं कोर्ट में जाऊंगी कि ये देखिए सर, आपने मेरे को डिक्री पास की थी, अब ये मेरे को पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, डिक्री फाइल करके 5 लाख रुपए की वसूली करूंगी उससे, क्योंकि यस इस जजमेंट पे भी वो तो आ ही नहीं रहा है ना मेरे पास, मुझे मैम पैसे फिर देने के से लिए तैयार ही फाइल नहीं है। करके। हाँ, डिक्री फिर से फाइल होती है, डिक्री की एग्जीक्यूशन के लिए डिक्री फिर से फाइल होती है। मैं आपको सिखाऊंगी डिक्री कैसे फाइल की जाती है कोर्ट में, मैम पहले अपील जिसमें डिक्री होल्डर होता है, जजमेंट डेटर होता है। क्या 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 उस्मा? मैम पहले अपील सिखा दीजिए। हाँ, अपील भी सिखाऊंगी, अपील भी सिखाऊंगी आपको, अपील में ग्राउंड्स कैसे लेने वो भी सिखाऊंगी, डोंट वरी। पर ये समझा कॉन्सेप्ट कि डिक्री यस मैम, क्यों यस आती है, मैम। क्या संबंध है यस इसका, मैम। क्लियर हुआ? किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, यहीं पे रुक सकती हूँ नो मैं। मैम। पारा के दिल में कोई तो बात है ऐसे मुझे लग रहा है अभी भी। नहीं मैम, नहीं मैम, ये अब नहीं नहीं, कंफ्यूजन है तुम्हारे दिल में, मैं 100% इधर से बैठ के बता सकती हूँ। मैम नहीं, वो डिग्री समझ नहीं आता था ना, अभी आ गया है। अच्छा, हिंदी में डिक्री को क्या कहते हैं आप बताएं? हाँ, हिंदी में डिक्री को क्या कहते हैं? मैम डिग्री यूज नहीं मैम नहीं मैम नहीं बहुत नहीं हार्ड है। नहीं, हाँ, नहीं नहीं, डिक्री क्या? को डिक्री नहीं कहा जाता। क्या हार्ड है, क्या हार्ड है, मैम डिग्री ही लिखा हुआ है यहाँ हार्ड पे। क्या है? नहीं, डिक्री नहीं कहा जाता हिंदी में। मैम अज्ञाप्ति। हाँ, अज्ञाप्ति इज द राइट वर्ड, परफेक्ट शिवानी, एकदम सही बोला आपने। यही तो चीजें हम लोगों को मालूम होनी चाहिए कि हिंदी में डिक्री को कहा क्या जाता है। हिंदी में यूज क्यों नहीं किया इन्होंने, डिग्री ही लिखा। उन्होंने सब जगह आप हिंदी का ये बैरक लेके देखोगे ना, आपने उसको डिग्री देखना है, लेकिन एक्चुअल वर्ड जो है ना उसका अध्यापी है। 100% राइट, 100% राइट। मैम हिंदी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, थोड़ा मैम कॉम्प्लिकेटेड, हिंदी थोड़ा बहुत नहीं हार्ड मैम, है, बहुत बहुत ज्यादा हार्ड है। बहुत। थोड़ा है, हम जैसों के तो एक भी नंबर ना है। चलिए, रूल नंबर 6 जो बोलता है डिक्री में क्या क्या चीजों की आवश्यकता होनी चाहिए। पहले तो नंबर ऑफ सूट यानी केस का नंबर, दूसरा पार्टी का डिस्क्रिप्शन, उज्मा वर्सेस समझो फारा है तो उनका पूरा डिस्क्रिप्शन लिया जाएगा, उसका एड्रेस, उसका उम्र सब लिया जाता है। उसके बाद में इन लोगों का केस क्या था, क्या क्लेम था, कितने पैसे देने के लिए बन रहे थे वो, फारा ने क्या रिलीफ मांगी थी उस्मा से वो, पैसा कितना है वो, प्रॉपर्टी क्या है, कितना पे करना है वो, डेट ऑफ जजमेंट लिखी जाएगी और जज का सिग्नेचर लिया जाता है डिक्री के ऊपर। ठीक है, ऐसे समझिए कि ये आपको लड्डू है। ठीक है, ये आपके हाथ में लड्डू है कि जाओ अब पैसे निकलवाओ, हमने आपको ऑर्डर दे दिया।
तो इसीलिए डिक्री पास की जाती है, जैसे हम लोग जाके और डिक्री को भी फाइल करना पड़ता है, ठीक है ना। अगर समझो एक डिक्री शादी हुई है, तो अपील में जाने से पहले अपील पीरियड हमको रुकना पड़ता है। मुझे किसी और के साथ शादी करनी है एग्जाम्पल, तो वो अपील पीरियड के लिए हमें रुकना पड़ता है। तो डिक्री आने के बाद जो पीरियड रहता है ना कि मैं इस 60 दिन तक शादी नहीं कर सकती हूँ, तो 60 दिन के बाद शादी हो गई मेरी, तो राम नाम खत्म। समझा? ये चीजों को समझना पड़ता है यहाँ पे। ये समझ गए ना आप लोग? आपको डिक्री को समझने के लिए आसान है, बहुत आसान है, डिक्री टफ नहीं है। अब इसमें रूल नंबर 8 का बात, खाली एक छोटी सी यहाँ पे बात बताती हूँ क्योंकि इससे कनेक्टेड है ये। हम लोग पढ़ेंगे 6A 6B पढ़ेंगे, लेकिन जरा सी बात यहाँ पे सुन के ले लो की है, तो उसको क्या करना है, उस डिग्री को ही कंटिन्यू करना रहता है और अपनी मर्जी नहीं चलाना, तुम्हारी मर्जी नहीं है इधर, जो मैंने किया है उसको ही आगे बढ़ाओ, ठीक है। रूल नंबर 6A, प्रिपरेशन ऑफ डिग्री। प्रिपरेशन यानी डिग्री तैयार करना, ठीक है, डिग्री को तैयार करना। तो कैसे की जाएगी डिग्री तैयार? डिग्री को 15 दिन के अंदर जब से जजमेंट हुई है, ठीक है, उसको ड्रॉ करना पड़ता है। ड्रॉ करना पड़ता है मतलब बोलने का मतलब लिखना पड़ता है, ठीक है। एंड अपील कैन बी प्रिफर्ड विदाउट द फॉलोइंग कॉपी ऑफ द डिग्री। अगर आपको अपील फाइल करना है तो ये डिग्री की कॉपी लगेगी आपको अपील के लिए, ठीक है, वरना आप अपील भी फाइल नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या होगा, आप कॉपी आपको दी जाएगी और उस डिग्री के अकॉर्डिंग आप अपील फाइल करोगे, जिसको हम ऑर्डर 41 के रूल 1 में भी पढ़ेंगे, ठीक है। कहां पे पढ़ोगे? ऑर्डर 41 के रूल के 1 में भी पढ़ोगे। मैंने आपको बहुत सिंपल करके बता दिया यहाँ पर, क्योंकि इसको बहुत सिंपल कर दिया है तो आसानी से समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। रूल नंबर 6B क्या बोलता है? कॉपी ऑफ द जजमेंट व्हेन टू बी मेड अवेलेबल, यानी कि निर्णय की प्रतियां कब उपलब्ध करवाई जाएगी, इसको कब मिला जाएगा, हमको कब दिया जाएगा। जब जजमेंट प्रोनाउंस हो गई तो क्या होगा, जो कॉपी होगी जजमेंट को वो पार्टीज को दी जाएगी जैसे ही जजमेंट प्रोनाउंस होती है। और उसके बाद में क्या होगा, अपील ऑन पेमेंट ऑफ सच चार्जेस, यानी कि अगर आपको हाईकोर्ट में अपील करनी है तो आपको इतना पेमेंट भर के अपील करनी पड़ती है। जैसे यहाँ कोर्ट फी होती है ना, वहां पर आपको पेमेंट करके ही अपील ये करनी पड़ती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, 138 का केस है, यहाँ पर हमको कन्विक्शन हो गई, सजा हो गई। अब हमको सजा के बाद में तो अपील में जाना ही पड़ेगा ना, नहीं तो पुलिस तो हमको लेके 9-2-11 हो जाएगी इधर से। मैं तो डर गई, मेरे खिलाफ हो गई, कन्विक्शन हो गया। अब मुझे उस सजा को ये करना है, तो जिसको लेकर मुझे क्या करना पड़ेगा पता है? चेक का अमाउंट डिपॉजिट करके अपील चला के लेना पड़ेगा। कोर्ट बोलेगी पहले चेक का अमाउंट डिपॉजिट कर, पेमेंट कर, उसके बाद हम तुम्हारी अपील सुनेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ कॉपीज ऑफ जजमेंट के बारे में? वो जजमेंट अमाउंट की वापस कॉपी, मिल जाता है ना? अगर आपको रिवर्स हो गई जजमेंट तो आपको मिल जाएगा, अगर रिवर्स नहीं होती है तो आपको वो पेमेंट नहीं दिया जाएगा वापस, वो सामने वाली पार्टी को दे दिया जाएगा सामने फिर। वाली पार्टी को दे दिया जाएगा। यस ओके मैम। यस। अब रूल नंबर 7 बोलता है डेट ऑफ डिक्री। डिक्री की तारीख की जा रही है, तो डिक्री डेट होना चाहिए, डे होना चाहिए जब जजमेंट प्रोनाउंस की गई है। अगर जज सेटिस्फाई होता है कि हाँ भाई डिक्री को लगा देना चाहिए, तो वो क्या करेगा, जजमेंट को साइन करेगा और डिक्री को भी साइन करके दे देगा, ठीक है। ही शैल साइन द डिक्री। अगर जजमेंट सही है तो डिक्री साइन करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर रामचंद्र देव वर्सेस भालू पटनायक का केस है 1950, जहां पर ये क्लियर हो जाता है कि डेट ऑफ डिक्री जो होती है वो डेट ऑफ साइनिंग, टू डिफरेंट थिंग्स है इसमें, ठीक है। डिक्री आना, डेट ऑफ साइन करना, ये दो अलग बातें। हाँ, डिक्री होना और अलग डेट पे उस डिक्री को साइन करना, ये दो अलग बातें हैं। समझो 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 समझो। जजमेंट हुई 25 मार्च को, उसके बाद में 15 दिन के बाद डिक्री हुई 5 अप्रैल को, समझो 5 या 10 अप्रैल को, तो 10 अप्रैल को उसने साइन किया, ठीक है। ये दो डिफरेंट थिंग्स है, टू डिफरेंट थिंग्स, अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है। The date of decree must correspond with the date of judgment, even the date of signing is different. यानी कि दोनों आपस मेल खाना चाहिए, करस्पॉन्ड करना चाहिए एक दूसरे को।
यानी जजमेंट जो बोलता है ना वही डिक्री बोलना चाहिए, ऐसे नहीं जजमेंट कुछ और बोल रही है डिक्री कुछ और बोल रही है, डेट ऐसा नहीं चलेगा। डिफरेंट हो सकता है, कंटेंट डिफरेंट नहीं होना चाहिए। परफेक्ट, डेट डिफरेंट हो सकता है लेकिन कंटेंट डिफरेंट नहीं होगा, वो बदलेगा नहीं। बस बस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। रूल नंबर 8, प्रोसीजर वेयर द जज हैज वेकेटेड ऑफिस बिफोर साइनिंग द डिक्री। यानी कि मेरा बदलाव हो गया, मतलब मुझे डिक्री साइन करने से पहले ही मेरा ट्रांसफर हो गया, ठीक है। वेकेट का मतलब है मुझे जगह खाली करनी, क्यों, ट्रांसफर हो गया, मैं पुणे से दिल्ली आ रही हूँ। तो जहां पर जज ने अपने ऑफिस को वेकेट किया था, जजमेंट प्रोनाउंस हो गई लेकिन डिक्री साइन नहीं हुई। जजमेंट प्रोनाउंस हो गई लेकिन डिक्री साइन नहीं हुई, तो डिक्री ऐसी ड्रॉन अप होगी जैसे सक्सेसर दूसरा आएगा ना मेरे जगह पे, वो साइन करेगा उस डिक्री के ऊपर, क्यों, जजमेंट हो चुकी है। क्या करेगा, चुपचाप साइन करेगा, ठीक है। द जज ऑफ एनी कोर्ट टू विच द कोर्ट वाज सबऑर्डिनेट, कोई भी कोर्ट कर सकता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट भी कर सकता है, लेकिन क्या करेगा, साइन करेगा, डिक्री को बदलेगा नहीं, डिक्री को बदलेगा नहीं, ठीक है। क्लियर, क्लियर, कंफ्यूजन है? नो मैम। चलिए, रूल नंबर 9 बोलता है डिक्री फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये ना ऑर्डर 21 का गेम है जहां पर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आता है। अब रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा घर है लेकिन कब्जा उजमा करके बैठी है, मेरे घर में उजमा घुस के बैठी है, अब मुझे रिकवर करना है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी, उजमा निकल बाहर, तो उस चीज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोर्ट से वो लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो जहां पर कोई सब्जेक्ट मैटर अगर किसी का इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में घर से अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती, इमूवेबल प्रॉपर्टी आ गया मतलब घर आ गया। तो अगर ऐसी कोई भी बात है तो उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि भैया ये कहाँ पे है, कौन सी जगह है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, जिसको हम बाउंड्रीज कहते हैं, ठीक है। उत्तर दक्षिण जो अपन बोलते हैं ना, वो सारी जगह पे वो प्रॉपर्टी कहाँ पे है, उस प्रॉपर्टी का नंबर क्या है, सर्वे नंबर क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही डिक्री को दिया जाता है। यानी ऐसा नहीं किया जा सकता कि मेरा घर किधर है और किधर दिखा के उस पर डिक्री हो गई, ऐसा नहीं चलेगा, वो तो गलत हो गया ना। ऐसा इसका मतलब ये है, अब मेरा घर यहाँ पे पूना में है, तो पूना की जो भी लोकेशन होगी वो लोकेशन मेरा घर एग्जैक्ट कहाँ पे पड़ता है, उसके ईस्ट में क्या है, उसके वेस्ट में क्या है, उसके नॉर्थ में क्या है, उसके साउथ में क्या है, उन सारी चीजों को देखने के बाद में ही डिक्री होगी और उस पे बाकायदा सब चीजें लिख के आएगी, वरना वो डिक्री डिक्री ही नहीं है, वो डिक्री को नल एंड वॉइड समझा जाएगा, यानी कि डिक्री है ही नहीं ये समझा जाएगा। आप मेयर दिखाके किसी और की जगह पे ये कर सकते हो क्या, कोर्ट बोलेगी आपने जो दिखाया हमने वही किया, वरना आपको कोर्ट को दिखाना पड़ेगा कि इसने चीटिंग करके मेरा घर दिखा के अपने नाम पे करवा लिया, वो सब चीजें आगे की बात है, ठीक है। रूल नंबर 11, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 20, रूल नंबर 11, अगर डिक्री किसी पेमेंट ऑफ मनी को लेकर है, पैसे को लेकर, माल है तो ताल है, ठीक है, किसी पेमेंट को लेकर है, आपके बैरेक में लिखा रहेगा डायरेक्ट पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट, आपके बैरेक में यही लिखा रहेगा 100%, ठीक है। अगर कोई डिक्री डायरेक्ट पेमेंट फॉर इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है तो देखो प्रिलिमिनरी डिक्री क्या होती है, मैंने सिखाया था प्रिलिमिनरी डिक्री क्या होती है, उसमें आपके पास वो नोट्स है प्रिलिमिनरी डिक्री क्या होती है, ऑर्डर नंबर 2 के अंदर देखा है कि नहीं? मैम देखा होगा, याद नहीं आ रहा। वेरी गुड, प्रिलिमिनरी डिक्री अगर अपने को नहीं मालूम है तो फिर अपन को क्या मालूम है? मैम मेन डिग्री से पहले जो होती है, जजमेंट से पहले वाला वो डिग्री प्रिलिमिनरी डिक्री जो जो, इंटरिम टाइप होता है। हाँ, उसे प्रिलिमिनरी कहते हैं, जो स्टार्टिंग का बात रहता है, यानी कि स्टार्टिंग डिग्री। इस प्रिलिमिनरी डिग्री का ना नोट्स फिर से भेजती हूँ, मुझे लगता है तुम्हारे पास नहीं है, नहीं नहीं होगा ही होगा, मैंने दिए हैं यार, इंटरिम ना लिख मैम, सकते। इंटरिम, इंटरिम जो हाँ, होता है। इंटरम इंटरम डिग्री होती है, लेकिन प्रिलिमिनरी को विक्की तुम्हारे पास है वो नोट्स प्रिलिमिनरी डिग्री वाले मेरे? यस मैम है। तो प्रिलिमिनरी डिग्री क्या लिखा हुआ है उसमें, क्या लिखा है? मैम देखना पड़ेगा। क्या लिखा है?
वेरी गुड, मैं यही तो जानना चाह रही हूँ। शिवानी, शिवानी, यस मैम। प्रिलिमिनरी डिक्री क्या होता है? मैम डिक्री के पहले जो प्रोनाउंस होती है वो। लेकिन क्या वो प्रिलिमिनरी क्यों बोला गया है उसको? मैम वो फाइनल नहीं होती ना। हाँ, तो उसे प्रिलिमिनरी कहते हैं। यस मैम। आपने कभी पढ़ी कि प्रिलिमिनरी डिग्री होती क्या है? मैम नोट्स पे नहीं है मेरे। ऐसे कैसे हो सकता है? ऑर्डर नंबर 2 को देखो, ऑर्डर नंबर 2 के नोट्स निकालो। यस मैम। मेरी मेमोरी इतनी कच्ची तो नहीं है ऑर्डर नंबर 2 के नोट्स? मैम देख लिया, ऑर्डर नंबर 2 में नहीं है। प्रिलिमिनरी डिग्री नहीं है? मैम मेरे में नहीं था, मैंने पढ़ा है। मिनट, एक ही मिनट पहले ना प्रिलिमिनरी डिग्री का कॉन्सेप्ट क्लियर होने दो, नहीं तो फायदा ही नहीं है मेरा आगे पढ़ा के। एक ही मिनट है। मजा आना चाहिए पढ़ने में कि जैसे हम लोग हमेशा पढ़े, बोरिंग नहीं लगना चाहिए बस। दिख रहा है स्क्रीन पे? तो दिख रहा है ना? जी मैम। यस यस ऐसे मैम। हो क्या कि मैंने ये सब चीजें आपको ना सिखाई हो और सीधा मैं आपको ले गई हूँ यहाँ पे। देखो प्रिलिमिनरी डिग्री क्या होती है? क्या मैंने आपको टाइप्स ऑफ डिग्री नहीं सिखाया है? प्रिलिमिनरी डिग्री, फाइनल डिग्री, पार्टली प्रिलिमिनरी डिग्री एंड पार्टली फाइनल डिग्री नहीं सिखाया है? यस मैम। 100% सिखाया है। आपके नोट्स में ढूंढो, है आपके पास ये। प्रिलिमिनरी डिग्री क्या होती है पहले थोड़ा सा ये समझ के लेते हैं कि जो डिग्री किसी फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए रुकाई जाती है। मैम नहीं जब नहीं है मेरे पास। ये नहीं है प्रिलिमिनरी डिग्री, टाइप्स ऑफ डिग्री नहीं है आप लोगों के पास? नहीं मैम, मेरे नहीं है। पास नहीं है मैम, बस ऑर्डर्स है। ये नहीं है? इंट्रोडक्शन में